बच्चों आय और व्यय में संतुलन के आधार पर बजट होता है 3 प्रकार का। अब आप देख सकते हैं कंडीशन, एक तो वो होगा जिसमें आय तो ज़्यादा होगी और व्यय कम होगा। एक ऐसी कंडीशन होगी जिसमें आय और व्यय दोनों बराबर होंगे और एक कंडीशन ऐसी होगी जिसमें व्यय तो अधिक होगा और आय कम होगी। तो इस प्रकार से आय और व्यय में संतुलन के आधार पर बजट होता है 3 प्रकार का। तो आपको याद रहेगा ना, क्योंकि पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि बचत का बजट किसे कहते हैं, संतुलित बजट किसे कहते हैं और घाटे का बजट किसे कहते हैं। तो यही सारी चीज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि बजट के प्रकार जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो भी बजट के प्रकार थे, लेकिन वो आय व्यय में प्रवृत्ति और संतुलन के आधार पर थे। यहाँ पर हम आय व्यय में संतुलन के आधार पर पढ़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, याद रहेगा ना कि आय व्यय और में संतुलन के आधार पर बजट होता है। एक तो होता है बचत का बजट। कौन सा बजट? बचत का बजट, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सरप्लस बजट। आपको याद रहेगा सरप्लस बजट में क्या होता है, जिसमें सरकार की आय तो अधिक होती है और व्यय होता है कम। जैसे हमने माना कि सरकार को करों से और गैर करों से, ऋणों से, इनसे जो प्राप्त राशि है वो होती है कितनी, 100 करोड़ रुपए, लेकिन सरकार जनता पर उसमें से केवल 75 करोड़ रुपए व्यय करती है। तो क्या हुआ, सरकार की आय तो ज़्यादा हो गई जबकि सरकार का व्यय क्या हो गया, कम हो गया। तो ऐसे बजट को हम कहेंगे बचत का बजट, जिसे कि हम कहते हैं सरप्लस बजट। तो याद रहेगा आपको, जहां कुल आय कुल व्यय से क्या होती है, अधिक होती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल में बताया, आय तो है 100 और व्यय है 75 करोड़ रुपए। ठीक है बच्चों। अब दूसरा है संतुलित बजट, जिसे हम बैलेंस्ड बजट भी कहते हैं। इसमें क्या होगा, जितनी सरकार की आय होगी सरकार उतने ही पैसे कल्याणकारी योजनाओं में लगा देती है, व्यय कर देती है। तो यहाँ पर आय और व्यय दोनों क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, संतुलित बजट या बैलेंस्ड बजट। कुल आय बराबर कुल व्यय, अर्थात सरकार की आय माना हमने 100 थी और सरकार ने इतने ही जनता पर व्यय कर दिए, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए ना। तो इसे हम कहेंगे बैलेंस्ड बजट या संतुलित बजट। अब जो तीसरा बजट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और अधिकतर सरकारों के द्वारा यही अपनाया जाता है, जिसे कि हम कहते हैं घाटे का बजट या डिफिसिट बजट। अब बच्चों ये क्या होता है, इसका अर्थ होता है कि जो जनता है, सरकार के पास जो आय आ रही है वो तो होती है कम, लेकिन सरकार उससे ज़्यादा खर्च कर देती है। अब आप ये सोचेंगे सरकार के पास आय तो कम है, सरकार ज़्यादा कैसे खर्च करती है, सरकार के पास पैसे तो है नहीं, फिर भी सरकार ज़्यादा क्यों खर्च कर रही है और खर्च करने का कारण क्यों है, नहीं खर्च करे। तो बच्चों क्या होता है कि जनता की कल्याणकारी योजनाओं में लगाने के लिए सरकार को बहुत आवश्यकता होती है। सरकार चाहती है कि देश की प्रजा उन्नति करे, बहुत सारी जो आधारभूत संरचना है देश को उपलब्ध हो। तो उसके लिए आवश्यक होता है कि सरकार के पास आय के स्रोत तो होते हैं कम, तो सरकार को लगता है कि व्यय अधिक करना चाहिए। तो इसकी पूर्ति सरकार क्या करती है, ऋण लेकर, अर्थात वो केंद्रीय बैंक से ऋण ले सकती है, विदेशों से ऋण ले सकती है या जनता से भी ऋण लेकर सरकार क्या करती है, इस तरीके से कल्याणकारी योजनाओं में पैसा लगाती है ताकि कि देश उन्नति करे। तो यहाँ क्या होता है, सरकार की आय तो हो जाती है कम और सरकार का व्यय हो जाता है अधिक। माना सरकार की आय है 100 करोड़ रुपए, लेकिन सरकार खर्च कितना कर रही है, 120 करोड़ रुपए, अर्थात आय की तुलना में व्यय अधिक होता है। तो इसे ही हम कहते हैं घाटे का बजट और अधिकांश लोकतांत्रिक सरकारों में घाटे का बजट ही अपनाया जाता है ताकि कि देश में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में पैसा लगाया जा सके। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। तो घाटे का बजट क्या होता है, कुल आय की तुलना में कुल व्यय अधिक होता है, अर्थात आय तो है 100 जबकि व्यय कितना है, 120 करोड़ रुपए। ठीक है बच्चों, तो इसे ही हम कहेंगे घाटे का बजट या बजट डिफिसिट। तो ये तो था बच्चों आय और व्यय में संतुलन के आधार पर बजट के प्रकार, जिसमें हमने पढ़ा बचत का बजट, सरप्लस बजट, इसके बाद हमने जाना संतुलित बजट जिसे कि हम कहते हैं बैलेंस बजट, और तीसरा होता है घाटे का बजट जिसे कि हम कहते हैं बजट डेफिसिट। ठीक है बच्चों, अब आगे हम देखते हैं कि आधुनिक युग में सभी लोकतांत्रिक देशों में जनकाल का कल्याण कार्यों का निर्वहन करने हेतु सरकार का सार्वजनिक व्यय तेजी से बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि घाटे का बजट बजट की लोकप्रिय अवधारणा है। तो हमने यही बात की थी कि घाटे का बजट आजकल सभी सरकारों द्वारा अपनाया जा रहा है, सभी लोकतांत्रिक सरकारों के द्वारा, क्योंकि सार्वजनिक व्यय जनता के ऊपर तेजी से बढ़ता जा रहा है सरकारों का। तो इसीलिए सरकार क्या करती है, व्यय तो अधिक करती है जबकि सरकार की आय कम होती है ताकि कि देश प्रगति कर सके। ठीक है, जैसा कि यहाँ डायग्राम से भी दिख रहा है कि टैक्सेस तो क्या हो रही है, कम ले रही है सरकार, जबकि सरकार के व्यय क्या हो रहे हैं, अधिक हो रहे हैं। इसे ही हम बजट डेफिसिट कहते हैं।
ठीक है। अब बच्चों वर्तमान परिवेश के आधार पर देखेंगे तो बजट कई प्रकार के होते हैं। देशों के द्वारा अलग अलग तरीके के बजट अपनाए जाते हैं ताकि कि वो देश अपने हिसाब से अपनी प्रगति को देख सके। जैसे हमने बजट के बारे में पढ़ा था कि बजट में क्या होता है, आय और व्यय की प्रवृत्तियों का उल्लेख होता है, यही हमने बात की थी। लेकिन इसी बजट के भी कई प्रकार होते हैं जो कि विभिन्न देशों के द्वारा अपनाए जाते हैं। तो यहाँ हम वर्तमान परिवेश के आधार पर बजट के विभिन्न प्रकार देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बजट के अन्य प्रकारों में आम बजट, पारंपरिक बजट या ट्रेडिशनल बजट। सबसे पहला बजट आता है आम बजट, जिसे कि पारंपरिक बजट भी कहते हैं और इसे ट्रेडिशनल बजट भी कहते हैं। तो बच्चों ये क्या होता है? तो आम बजट क्या होता है बच्चों? जैसे कि हमने पढ़ा था कि बजट में क्या होता है, आय और व्यय की प्रवृत्तियों का उल्लेख किया जाता है कि कितनी तो हमें आय प्राप्त होगी उस वित्तीय वर्ष में और कितना हमारा व्यय होगा। तो इसे ही हम आम बजट, ट्रेडिशनल बजट या पारंपरिक बजट कहेंगे, जो कि बजट की परिभाषा ही एक तरीके से उल्लेख करता है। इसमें क्या होता है कि सरकार ये ध्यान नहीं रखती कि उसके परिणाम क्या होंगे, अर्थात ये देखती है कि हाँ कृषि पर इतना खर्च करना है, स्वास्थ्य पर इतना खर्च करना है, लेकिन उसका परिणाम क्या होगा इस पर कोई ध्यान नहीं रखा जाता। सरकारी खर्चों पर फिर भी नियंत्रण रखा जाता है। वो क्यों? क्योंकि विभिन्न मदों पर खर्च किया जाना आवश्यक हो जाता है इस बजट में। समझ में आया? तो आम बजट आप समझ जाएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है भी। इसका उद्देश्य विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण, जैसे कि हमने पढ़ा था कि क्या होता है, कार्यपालिका का जो मंत्रिमंडल होता है जिसमें वित्त मंत्री होता है, वो क्या करता है, बजट पेश करता है। और कहाँ पेश करता है? संसद के सम्मुख पेश करता है और संसद ही उस पर स्वीकृति लगाती है। यदि संसद की स्वीकृति होती है तभी वो बजट पास माना जाता है। तो इस प्रकार से विधायिका कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है बजट के तौर पे। वित्तीय नियंत्रण हो जाता है ना विधायिका का कार्यपालिका पर, तो ये यहाँ पर नियंत्रण के रूप में ही होता है पारंपरिक बजट या आम बजट। दूसरा होता है सरकारी खर्चों पर नियंत्रण। जो सरकार जो खर्च कर रही है, जो कार्यपालिका के जो मंत्रिमंडल के द्वारा उल्लेख किया जाता है कि इस मदों पर इतना खर्च हो, तो वो नियंत्रण रखा जाता है संसद के द्वारा। भाई संसद के सम्मुख पेश होगा तो संसद को पता होगा ना कि किस किस पर कितना कितना खर्चा किया जा रहा है। तो सरकारी खर्चों पर नियंत्रण के लिए तो यहाँ पर विभिन्न मदों पर दिया जाता है। ठीक है, न कि तीव्र विकास को प्रेरित करना, यहाँ विकास का कोई उल्लेख नहीं होता, केवल विभिन्न मदों पर खर्चा दिखाया जाता है। और विधायिका का चूंकि कंट्रोल होता है, इसीलिए सरकारी खर्चों पर यहाँ पर नियंत्रण किया जाता है। विकास अर्थात परिणाम को यहाँ पर देखा नहीं जाता। ठीक है बच्चों, इसके बाद है यहाँ पर व्यय की कौन कौन सी मदें होती हैं, मतलब कौन कौन सी मदें इसमें दिखाई जाती हैं, जैसे वेतन, मजदूरी, उपकरण, मशीन आदि। ये सारी जो मदें हैं वो इसमें शो की जाती हैं। जैसा कि हमने पहले ही बताया था राजस्व बजट और पूंजीगत बजट में कि वेतन है, मशीनरी है, उपकरण है, इतना इस पर खर्चा होगा। विभिन्न मदों को शो दिखाया जाता है, उनके क्या परिणाम होंगे उसका यहाँ पर उल्लेख नहीं किया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? इसके बाद बच्चों आता है पूरक बजट, जिसे हम कहते हैं सप्लीमेंट्री बजट। अभी हमने ट्रेडिशनल बजट की बात की, अब हम देखते हैं पूरक बजट क्या होता है, सप्लीमेंट्री बजट क्या होता है। बजट की स्वीकृत राशि 21 मार्च से पूर्व समाप्त हो जाए तो बचे हुए समय के लिए। बच्चों क्या होता है कि बजट में तो राशि स्वीकृत होती है कि भाई हमारा व्यय इतना होगा और आय के स्रोत इतने होंगे। अब मानो कि कोई ऐसा काम आ गया जिसका कि बजट में उल्लेख नहीं था, तो ऐसे में क्या होगा, जो बजट की राशि है वो पहले ही समाप्त हो जाएगी, क्योंकि बजट की राशि तो फिक्स कर दी जाती है। मानो बजट की राशि खत्म हो गई 1 फरवरी को ही, जबकि वो चलनी कब तक थी, 31 मार्च को। तो 1 फरवरी को बजट की राशि यदि खत्म हो जाती है तो 1 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक फिर अब कैसे काम चलेगा? काम तो चलाना होगा, विभिन्न जो हमारे कार्य स्वीकृत किए गए थे वो तो होने चाहिए। तो ऐसे में विधायिका के सामने दूसरा बजट पेश किया जाता है, वो थोड़े समय के लिए, जो बचा हुआ समय है ना उसके लिए, तो उसे ही हम कहते हैं पूरक बजट या सप्लीमेंट्री बजट। समझ में आया? 31 मार्च से पहले यदि राशि खत्म हो जाती है बजट की, तो उतने समय के लिए अर्थात बचे हुए समय के लिए जो राशि स्वीकृत करवाई जाती है उसे ही हम कहते हैं पूरक बजट या सप्लीमेंट्री बजट। याद रहेगा बच्चों? ठीक है, इसके बाद आता है लेखानुदान, अंतरिम बजट भी जिसे कहते हैं। बच्चों अब क्या होता है, जैसे कि हमने बताया कि हमारे वित्तीय वर्ष क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। अब यदि लगे कि चुनावों का टाइम आने वाला है, चुनाव होने वाले हैं, नई सरकार बनने वाली है, तो 31 मार्च से माना जून में चुनाव आने वाले हैं, जून में नई सरकार बन जाएगी, तो मार्च से लेकर जून तक अब एक बजट बनाया जाएगा, क्योंकि जून में जब नई सरकार आएगी तो वो अपना नया बजट बनाएगी। तो मार्च में ही जो राशि जो मार्च है वहाँ तक तो खत्म हो गई, अब अप्रैल से जून तक चलने के लिए बजट चाहिए नहीं चाहिए, तो उसके लिए जो बजट बनाया जाता है उसे अंतरिम बजट या लेखानुदान कहा जाता है।
समझ में आ गया कि 31 मार्च तक हमारा बजट खत्म हो जाता है, तो जो 1 अप्रैल से जो हमें खर्चा करवाना है, अस्थायी जो खर्चे होंगे उसके लिए जो स्वीकृत करवाई जाती है राशि, उसे ही हम कहते हैं लेखा अनुदान। ठीक है, यहाँ पर यही लिखा है बजट की समाप्ति 31 मार्च को अतः 1 अप्रैल को नए बजट की आवश्यकता होती है। होती है नहीं होती है, क्योंकि नई सरकार तो अपना जून में बजट पेश करेगी, तो तब तक के लिए नई बजट की आवश्यकता होती है, राशि की आवश्यकता होती है। तो वो राशि जो स्वीकृत करवाई जाती है उसे ही हम क्या कहते हैं, लेखा अनुदान। अस्थायी व्यय हेतु संसद द्वारा क्या दी जाती है, अग्रिम राशि दी जाती है। जो ये व्यय होता है वो कैसा होता है, अस्थायी व्यय होता है, जो कि सरकार को अपनी मतलब चलाने के लिए 2-3 महीने निकालने के लिए व्यय चाहिए होता है, जिसे अस्थायी व्यय भी कहते हैं। उसके लिए जो संसद द्वारा राशि प्रदान की जाती है उसे ही हम कहते हैं लेखा अनुदान। तो बच्चों आपको समझ में आ गया। अब अगला देखें, अगला है निष्पादन बजट, जिसे कि परफॉर्मेंस बजट भी कहते हैं। निष्पादन बजट, जिसका दूसरा नाम क्या है, परफॉर्मेंस। हमने आम बजट के बारे में बात की, जिसे ट्रेडिशनल बजट भी कहते हैं। उसमें सरकारी खर्चों पर नियंत्रण किया जाता है, विकास को पे ध्यान नहीं दिया जाता। लेकिन जो निष्पादन बजट है, जिसे कि परफॉर्मेंस बजट कहते हैं, इसमें क्या होता है, जो पिछला बजट है उसमें क्या परिणाम रहे। जैसे कि हम माने कि कृषि पे सरकार ने 200 करोड़ रुपए खर्च किए, तो उस 200 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद उससे क्या परिणाम निकल आए, उस परिणामों को आधार बनाकर जब नया बजट दिया जाता है तो उसे हम कहते हैं निष्पादन बजट या परफॉर्मेंस बजट। अर्थात लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस के आधार पर नया बजट स्वीकृत किया जाता है। मान लो 200 करोड़ रुपए खर्च किए, लेकिन उस हिसाब से हमें परफॉर्मेंस नहीं मिली, तो क्या होगा, उस राशि को क्या कर दिया जाएगा, अब की बार कम कर दिया जाएगा। समझ में आया। और यदि हमें परफॉर्मेंस लगता है कि हमने पैसा लगाया और उसका हमें कुछ ना कुछ फायदा मिला, तब उसमें राशि क्या होगी, बढ़ाई भी जा सकती है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो पिछला जो बजट है उसके परिणामों को आधार बनाकर नए बजट की राशि स्वीकृत करवाई जाती है, जिसे कि हम कहते हैं निष्पादन बजट या परफॉर्मेंस बजट। ठीक है बच्चों, यहाँ पर यही लिखा है कि कार्य के परिणामों को आधार बनाकर यह निर्मित किया जाता है। जो पहले के कार्य हैं उनको आधार बनाकर और फिर ये निर्मित किया जाता है। लक्ष्यानुमुखी होता है और उद्देश्य परक प्रणाली पर आधारित होता है। यहाँ पर हमें एक टारगेट मिल जाता है, एक ऑब्जेक्टिव मिल जाता है। क्यों? क्योंकि हमने जो पिछला बजट है उसको अच्छे से डिस्कस किया होता है, उसका परिणाम देखा होता है, फिर हम उसके आधार पर नए बजट की क्या कर देते हैं, दिशा तय कर देते हैं, उद्देश्य तय कर देते हैं, लक्ष्य तय कर देते हैं। तो ये जो बजट होता है वो लक्ष्यानुमुखी होता है और उद्देश्य परक प्रणाली पर आधारित होता है। नए बजट में क्या देखा जाता है कि हमारा टारगेट इतना हमने अचीव किया, अब हमें नए में इतना पैसा जारी करके अब इतना टारगेट अचीव करना है। तो इसीलिए क्या होता है, पिछले बजट को इसमें आधार बनाया जाता है। मानो हम नए नए बजट में नई नई राशि स्वीकृत कर दें और हमें पता ही नहीं कि हमने पीछे क्या अचीव किया, तो इससे कोई मतलब नहीं होता। तो हम पीछे वाले जो बजट है उसको अच्छे से डिस्कस करते हैं, अच्छे से देखते हैं और उसी को आधार बनाकर हम नई राशि स्वीकृत करवाते हैं। ठीक है बच्चों, आंकड़ों और उपलब्धियों के आधार पर पिछला बजट हम डिस्कस करेंगे, पिछला बजट हम देखकर ही नई राशि स्वीकृत करेंगे। तो पिछले बजट के हम आंकड़े तो देखेंगे ना, उपलब्धियां तो देखेंगे ना कि हमने क्या हासिल किया, उसी के आधार पर तो हम नई राशि स्वीकृत करवा पाएंगे। तो ये आंकड़ों और उपलब्धियों के आधार पर होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये परिणाम के आधार पर होता है, जो हमें परिणाम क्या मिला है उद्देश्य पर आधारित होता है। यहाँ हमारा उद्देश्य और लक्ष्य क्या होता है, पहले से ही निर्धारित होता है पिछले वाले बजट को देखते हुए। और उपलब्धियों पर आधारित होता है कि हमने क्या उपलब्धियां हासिल की, हमारे क्या आंकड़े रहे पिछले बजट के, और उसके आधार पर हम नया बजट तैयार करते हैं। तो आपको याद रहेगा कि क्या होता है निष्पादन बजट, जो पिछले बजट के परिणामों को, आंकड़ों को, उपलब्धियों को आधार बनाकर तैयार किया जाता है, उसे ही हम कहते हैं परफॉर्मेंस बजट या निष्पादन बजट। ठीक है बच्चों, अच्छे से समझ में आ गया। इसको अच्छे से समझ लेना कि कौन कौन से बजट में क्या क्या मेन बातें हैं, क्योंकि पेपर में इनके बारे में छोटे क्वेश्चंस में भी पूछ सकते हैं। निष्पादन बजट बताइए किसे कहती हैं, आम बजट क्या होता है, और अभी हम आगे भी जानेंगे। ठीक है बच्चों, आगे है हमारा जीरो बेस बजट, सूर्यास्त बजट या सनसेट सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कि इसको सबसे पहले किसके द्वारा अपनाया गया और सबसे पहले इसका आविष्कार किसने किया। ठीक है, और इसमें क्या होता है, तो जीरो बेस सिस्टम होता है इसमें, या जीरो बेस बजट इसका नाम है। सूर्यास्त प्रणाली भी इसे कहते हैं, सनसेट सिस्टम भी इसमें कहते हैं। सूर्यास्त में क्या होता है, सूर्य अस्त हो जाता है। ठीक है, अब नया जब दिन होता है तो सूर्य नए सिरे से निकलता है, यही होता है ना। तो यहाँ पर भी जीरो बेस बजट में भी यही होता है कि जो पिछला जो बजट है उसको तो मानो तुम डूब गया, ठीक है, अब हम नई शुरुआत करेंगे, नया बजट बनाएंगे तो हम नए सिरे से बनाएंगे, तो वही क्या होता है जीरो बेस बजट।
जैसा कि मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे हमने माना कि हमारा जो पिछला बजट है उसमें हमने कृषि में 200 करोड़ रुपए खर्च किए। अब वो 200 करोड़ रुपए से हमें क्या उपलब्धि मिली, हमारे क्या परिणाम हुए, उससे इस बजट में कोई लेना देना नहीं होता। अब नया बजट जो हम बनाएंगे उसको हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, हम नई दिशा तय करेंगे, नई उपलब्धियों को मापते हुए और जीरो बेस बजट तैयार करेंगे। तो यहाँ पर पिछले जो बजट है उसके परिणामों को कोई उल्लेख नहीं किया जाता, उसके परिणामों को और उसकी राशि को नहीं ध्यान में रखा जाता और नए सिरे से राशि स्वीकृत की जाती है, नई उपलब्धियां देखते हुए, नए परिणाम देखते हुए। तो इसे ही हम कहते हैं जीरो बेस बजट या फिर सनसेट सिस्टम, और इसको बोलते हैं सूर्यास्त प्रणाली। समझ में आ गया क्या होता है कि नए सिरे से बजट की राशि स्वीकृत करना। और ये भी कि जो हमने आउटकम बजट, वो हमने पहले जो बजट पढ़ा था पारंपरिक बजट, तो उसमें क्या होता है सभी मदों पर राशि खर्च करनी आवश्यक होती है, लेकिन यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि सभी मदों पर हो, जहाँ पर जरूरी लगता है वहीं पर नई नई राशि स्वीकृत कर दी जाती है। समझ में आया। तो इसका जो आविष्कार है वो सबसे पहले किसने किया था, इसके जो जनक बोले जाते हैं पीटर ए पायर, जो कि है अमेरिका के। तो बच्चों आपको याद रखना है, पेपर में पूछ सकते हैं जीरो बेस सिस्टम है उसके जनक किसे कहा जाता है, उसका आविष्कार किसने किया था। तो पीटर ए पायर, जो कि कहाँ के हैं, अमेरिका में। और इसको सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया था वो भी आपको याद रखना है कि इसे सर्वप्रथम 1979 1980 में 1979 में अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर द्वारा इसे लागू किया था। मतलब सबसे पहले इसका आविष्कार भी अमेरिका में हुआ था, तो सर्वप्रथम इसे लागू भी 1979 में जिमी कार्टर अमेरिका में लागू किया था। जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं उन्होंने सर्वप्रथम इसे वहां पर लागू किया था। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि व्यय पर अंकुश लगाने की प्रणाली है। क्या होता है कि जो इस बार कृषि पे 200 करोड़ रुपए खर्च किए तो अपना आप ही 250 करोड़ रुपए हो जाते हैं, अगले वर्ष जो बनाया जाता है उसमें 300 करोड़ होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, व्यय बढ़ा दिए जाते हैं, अपने आप ही परिणाम नहीं देखे जाते, उनकी उपलब्धियां नहीं देखी जाती। तो यहाँ पर क्या होता है, व्यय पर अंकुश लगाने की प्रणाली होती है। समझ में आया, यहाँ पर जीरो से स्टार्ट किया जाता है, नई दिशा में शुरू किया जाता है, तो व्यय पर क्या लगता है, अंकुश लगता है। जरूरी नहीं है कि वही व्यय को हम कंटिन्यू करते चले जाए, समय की मांग के अनुसार क्या होता है, व्यय अलग अलग होना चाहिए, तो उसी को अंकुश लगाने की प्रणाली है जीरो बेस सिस्टम। इसके बाद है विगत व्यय को आधार नहीं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले जो व्यय जो कर चुके हैं हम बजट में, उसमें का कोई आधार नहीं माना जाता, नए आधार से, नए प्रक्रिया से क्या की जाती है, राशि स्वीकृत की जाती है। तो विगत व्यय को कोई आधार यहाँ पर माना नहीं जाता है। इसके बाद है प्रत्येक क्रियाकलाप को शून्य आधार से पुनः औचित्य निर्धारण, कि जो पहले जो भी हमारे क्रियाकलाप हो चुके हैं, मतलब हमें बजट बनाना है, उसका क्रियाकलाप शुरू करना है, तो यहाँ पर हमें शून्य से शुरुआत करनी होती है, अर्थात नए सिरे से देखना होता है, पिछली चीज़ों को यहाँ कंसिडर नहीं किया जाता है। तो इसे ही हम कहते हैं जीरो बेस बजट या फिर सूर्यास्त प्रणाली या सनसेट सिस्टम। तो आपको समझ में आ गया, पीटर ए पायर ने इसका आविष्कार या इसके जनक कहे जाते हैं, और 1979 में अमेरिका में ही इसे सर्वप्रथम राष्ट्रपति द्वारा जिमी कार्टर द्वारा अपनाया गया था। यहाँ पर शून्य से शुरुआत की जाती है और इसके में पिछले व्ययों पर अंकुश लगाने की ये प्रणाली है। आगे बच्चों समझ में क्या होता है, अगला देखें। तो अगला है आउटकम बजट, परिणामोन्मुख या आउटकम बजट। ठीक है, तो ये क्या होता है, आउटकम बजट या फिर परिणामोन्मुख। जैसा कि आपको समझ में आ रहा है कि परिणाम को ध्यान में रखते हुए सही मात्रा में सही दिशा में राशि पहुंचाना, मतलब एक इम्पॉर्टेंट है, बजट के रूप में ये इसके प्रकार आया है और ये दिल्ली में अपनाया भी गया था। कि कैसे है, कार्य संपादन हेतु निर्धारित बजट राशि को सही समय पर सही मात्रा में पहुंचाने का प्रयास। अधिकांश क्या होता है, बजट की राशि स्वीकृत कर दी जाती है लेकिन वो सही मात्रा में, सही दिशा में, सही जगह पर पहुंच नहीं पाती। लेकिन यहाँ पर तो क्या होता है, परिणामों को पाना ही होता है, जो उपलब्धियां हैं उसको हासिल करना ही होता है और उसके लिए सारे प्रयास किए जाते हैं। परिणाम मुख, आप समझ पा रहे हो, अर्थात आउटकम प्राप्त होना ही चाहिए। तो उसके लिए जो राशि स्वीकृत करवाई जाती है वो सही मात्रा में, सही दिशा में, सही जगह पर पहुंचनी आवश्यक होती है, ताकि कि बजट का परिणाम प्राप्त हो सके। समझ में आया, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, आउटकम बजट। वित्तीय प्रावधानों को परिणामों के संदर्भ में देखा जाता है। जो भी हम निकालते हैं, वित्तीय प्रावधान रखे जाते हैं, बजट की राशि स्वीकृत करवाई जाती है, उसमें सभी में ये देखा जाता है कि हमें जो बजट है, जो हमने राशि स्वीकृत करवाई है, उसके परिणाम प्राप्त होंगे नहीं होंगे, अर्थात परिणामों को ध्यान में रखते हुए ही राशि स्वीकृत करवाई जाती है और सही मात्रा में, सही दिशा में पहुंचाई जाती है।
बजट क्रियान्वयन की गुणवत्ता को हम यहाँ पर जांच सकते हैं कि हमने बजट की राशि स्वीकृत करवाई है, कहाँ पर पहुँचनी चाहिए, उसकी जो गुणवत्ता है उसको हम यहाँ पर जांचा जरूर जाता है। अर्थात जो भी राशि स्वीकृत करवाई जाती है उसके बारे में देखा जाता है कि हमें इसकी क्वालिटी प्राप्त होगी नहीं होगी। समझ में आया कि जो भी राशि हमने स्वीकृत करवाई है वो सही जगह पर पहुंचनी चाहिए और उसका आउटकम हमें प्राप्त होना चाहिए। ये चीज़ बजट में ध्यान में रखी जाती है, इसीलिए इसे आउटकम बजट कहते हैं। अर्थात परिणाम निकल कर आना चाहिए, उपलब्धियां हासिल होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद है आवंटित धनराशि को सही समय व सही मात्रा में पहुंचाना होता है। यदि हम धनराशि को सही समय पर सही मात्रा में जहां पर पहुंचना चाहिए वहां पर पहुंचा देंगे तभी तो उसका आउटकम प्राप्त होगा। भाई अब तुमने राशि तो स्वीकृत करवा ली लेकिन वो सही जगह पर लग नहीं पा रही, सही मात्रा में नहीं लग पा रही, तो तब तक हमें आउटकम प्राप्त नहीं होगा। तो ये इसी चीज़ को ध्यान में रखकर बनाया जाता है कि परिणाम जो हमने उल्लेख किया है, जो उपलब्धियां हमें प्राप्त होनी है वो तो होनी ही चाहिए और उसके लिए यहाँ पर भरपूर भरसक प्रयास किए जाते हैं। इसे ही हम कहते हैं आउटकम बजट। समझ में आया? अर्थात परिणामों को ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया जाता है। आगे बच्चों समझ में, आगे देखें, आगे आता है जेंडर बजटिंग, लैंगिक बजट या इसे जेंडर बजट भी कहते हैं। बच्चों जेंडर बजटिंग क्या होती है, लैंगिक बजट क्या होता है, तो आप भी जानते हैं कि विभिन्न देशों की स्थिति देख ले, यदि हम भारत की स्थिति देख ले तो यहाँ पर महिलाओं को कम सम्मान प्राप्त होता है, महिलाओं की स्थिति पुरुषों की तुलना में बहुत बुरी है। इसी प्रकार यदि हम शिशुओं के देखें तो भी क्या है, स्थिति ठीक नहीं है। तो ऐसे में सरकार क्या करती है, शिशुओं के लिए और महिलाओं के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए अलग से राशि स्वीकृत करती है, अलग से बजट बनाती है जिसमें महिलाओं और शिशु का अच्छे से ध्यान रखा जाता है और देश में जो महिला और पुरुष के बीच में क्या है, जो असमानता है उसको बराबर करने की कोशिश की जाती है। किसके द्वारा, जेंडर बजटिंग के द्वारा। अर्थात महिलाओं के लिए, शिशुओं के लिए अलग से वित्तीय प्रावधान दिए जाते हैं, उसे ही हम कहते हैं जेंडर बजटिंग। नाम से ही समझ में आ रहा है तो याद करने में भी दिक्कत नहीं होगी कि जेंडर बजटिंग अर्थात महिलाओं और शिशुओं के लिए क्या करना, अलग से वित्तीय प्रावधान करना, अलग से बजट बनाना, अलग से बजट की राशि स्वीकृत करवाना, ताकि कि महिलाएं और शिशु भी क्या कर सके, पुरुषों के समान आगे बढ़ सके। ठीक है बच्चों, यही होता है जेंडर बजटिंग कि महिलाओं और शिशु कल्याण से संबंधित है। महिलाओं के विकास, कल्याण और सशक्तिकरण की योजनाओं के लिए निर्धारित राशि की व्यवस्था, अलग से राशि की व्यवस्था की जाती है महिलाओं के लिए और शिशुओं के लिए, ताकि कि वो विकास की दौड़ में पीछे ना रह जाए। ठीक है बच्चों, इसे हम कहते हैं जेंडर बजटिंग। जो अगला है वो है संघीय, प्रांतीय, स्थानीय संस्थाओं के बजट, यूनियन, स्टेट और लोकल बजट। बच्चों यूनियन बजट, जैसा कि हम पहले अभी डिस्कस कर चुके हैं कि देश का जो वित्त मंत्री है वो क्या करता है, बजट पेश करता है किसके सामने, संसद के सामने। संसद की उसको स्वीकृति प्राप्त होती है तभी वो बजट पास हुआ माना जाता है। तो ये जो बजट होता है वो कौन सा बजट होता है, यूनियन बजट या संघीय बजट, जो कि मंत्रिमंडल अर्थात जो कार्यपालिका होती है उसमें जो वित्तीय मंत्री है उसके द्वारा संसद के सामने प्रस्तुत किया जाता है और वो पूरे देश के लिए होता है। तो वो हो गया कौन सा बजट, यूनियन बजट, या फिर हम उसे बोल सकते हैं संघीय बजट। जो दूसरा होता है वो होता है स्टेट का बजट, जिसे कि हम प्रांतीय बजट भी कहते हैं। वो किसके द्वारा तैयार करवाया जाता है, मंत्री परिषद, अर्थात राज्य में भी तो कार्यपालिका होती है, तो कार्यपालिका की जो मंत्री परिषद है उसके द्वारा तैयार किया जाता है। और किसके सामने सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, विधानसभा के सम्मुख। विधानसभा का कार्यपालिका पर, जो राज्य की कार्यपालिका है उस पर यह नियंत्रण होता है और उसे भी पास करवाया जाता है और ये एक राज्य के लिए लागू होता है। जैसे राजस्थान का बजट हुआ, आंध्र प्रदेश का बजट हुआ, समझ में आया। तो ये बजट किसके लिए होते हैं, एक सरकारों के, कौन से सरकारों के, प्रांतीय सरकारों के, स्टेट गवर्नमेंट के बजट होते हैं जो कि उस राज्य के लिए होते हैं। आगे बच्चों समझ में। इसी तरीके से स्थानीय संस्थाओं अर्थात पंचायत समिति या नगर पालिका, नगर परिषद, उनके भी बजट होते हैं जिसे कि हम कहते हैं लोकल बजट। तो तीन तरह के बजट हो गए हमारे देश में, एक तो हो गया संघीय, प्रांतीय और स्थानीय संस्थाओं के बजट, जिसे हम कह सकते हैं यूनियन, स्टेट और लोकल बजट, जिसमें भी स्थानीय बजट जो होता है वो एकदम स्वतंत्र होता है, स्वतंत्र रूप से बनाया जाता है। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कार्यकारिणी द्वारा तैयार होता है। कार्यकारिणी मतलब कार्यपालिका जो होती है, जो इनकी कार्यकारिणी होती है, इसे पास करवाते हैं और क्रियान्वयन का भी इनको दायित्व होता है। तो इस तरीके से बजट तैयार होते हैं तीनों, जैसे मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद स्थानीय संस्थाओं का बजट कैसा होता है, एकदम स्वतंत्र होता है। इस पर जो ये स्थानीय बजट के, जो संघीय और प्रांतीय बजट का कोई इसमें लेना देना नहीं होता, ये अपना बजट अलग ही तरीके से बनाए जाते हैं। हटाया है ना, आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं सामान्य बजट क्या होता है।
तो बच्चों देश में दो तरह की स्थिति हो सकती है। एक तो हो सकती है सामान्य परिस्थिति अर्थात जो चलती रहती है, जिसमें कि देश में हमें आय व्यय की प्रवृत्ति देखनी होती है कि देश कैसे विकास करे, हमें देश की जो मुद्रास्फीति है या देश में अवस्थिति को कैसे नियंत्रण रखें, कीमत स्तर को कैसे नियंत्रित रखें, देश को हम कैसे आगे बढ़े, उत्पादन संरचना दिशा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाती है। तो जो सामान्य परिस्थितियों में बनाए जाते हैं वो बजट कैसे होते हैं? सामान्य बजट, जैसा कि हमने कई तरह के उल्लेख किया, आम बजट बना दिया, निष्पादन बजट बना दिया, आउटकम बजट बना दिया। तो ये सामान्य परिस्थितियों में जो भी बजट बनाए जाते हैं उसे हम सामान्य बजट कहते हैं, अर्थात सामान्य परिस्थितियों में ये जारी किए जाते हैं। और इसमें जो खर्चा होता है तो वो वही खर्चा होता है जो कि स्थायी खर्चा होता है, जो और बजटों में भी चला आ रहा होता है ना पिछले सालों के, वही स्थायी खर्चा होता है। कृषि पर, सेवा पर, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, ये जो स्थायी प्रकृति कार्यों से संबंधित खर्चे हैं वो इसके अंदर शो किए जाते हैं। तो ये बजट कैसा हो गया? सामान्य बजट। ठीक है बच्चों, जो अगला बजट होता है वो होता है संकटकालीन बजट। संकटकालीन बजट किसे कहेंगे? जो कि संकटकालीन परिस्थितियों में लागू किया जाता है, संकटकालीन परिस्थितियों में जारी किया जाता है। जैसे कि देश में युद्ध की स्थिति हो गई, देश में मंदी आ गई, देश में अकाल आ गया या फिर देश में भूकंप आ गया, तो अलग अलग तरह की परिस्थितियों में जो बजट जारी किया जाता है। कैसी परिस्थितियां? संकटकालीन परिस्थितियां। तो उसमें क्या होता है? अधिकतर फोकस, अधिकतर बजट की राशि उसी जगह चली जाती है, उस पर स्वीकृत करवाई जानी चाहिए, क्योंकि आपातकालीन स्थिति है। तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा? बजट की राशि उस पर स्वीकृत करवानी आवश्यक होगी कि देश को वो जो भी आपदा है उससे लड़ने की अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो ये जो विषम परिस्थितियां हैं, संकटकालीन परिस्थितियां हैं, इनमें जो बजट जारी किया जाता है उसे हम कहते हैं संकटकालीन बजट। और इसमें बजट की राशि अधिकतर उसी के ऊपर स्वीकृत करवाई जाती है। ठीक है, असामान्य और विशेष परिस्थितियों से संबंधित होता है कौन सा बजट? संकटकालीन बजट। युद्ध, मंदी, अकाल आदि से ये संबंध रखता है। ऐसी परिस्थितियों में जो बजट लागू होता है वो कहलाता है संकटकालीन बजट। तो बच्चों आपको समझ में आ गए कि जो हमने अभी यहाँ पर जाना वो था हमारे अलग अलग परिवेश में, बदलता जो परिवेश है उसमें बजट के कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया आय और व्यय की संतुलन के आधार पर बजट 3 प्रकार के होते हैं। बचत का बजट, उसके बाद हमने संतुलित बजट की बात की, और घाटे का बजट जो कि अब लोकप्रिय धारणा बन चुका है। इसके बाद हमने बदलते परिवेश में बजट के प्रकार पढ़े, जिसमें हमने निष्पादन बजट के बारे में पढ़ा, आउटकम बजट के बारे में पढ़ा, जेंडर बजटिंग के बारे में पढ़ा, सामान्य बजट, संकटकालीन बजट आदि का हमने उल्लेख पढ़ा। तो आशा है कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी। आप ये जो बजट के विभिन्न प्रकार हैं इनको अपनी कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना और याद रखना कि कौन से बजट में किस चीज़ पर फोकस किया है। जैसे जीरो बेस बजट है, वो पीटर ए पायर ने सर्वप्रथम आविष्कार किया था, और यहाँ पर शून्य आधारित बजट बनाया जाता है, अर्थात जीरो से बेस किया जाता है, परिणामों को आधार नहीं बनाया जाता। जबकि जो परिणाममुखी है अर्थात आउटकम बजट है उसमें परिणामों को ही ध्यान में रखा जाता है। यही बात की थी हमने। निष्पादन बजट है वो लक्ष्योन्मुखी होता है, उद्देश्य आधारित प्रणाली होता है ही नहीं होता है। तो इस तरीके से आपको सारे बजट में किस चीज़ पर फोकस किया है वो सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी है, अपनी कॉपी में नोट करना है, क्योंकि पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब जैसा कि हमने उल्लेख किया था बजट घाटा, क्या था ना, डिफिसिट बजट, कि जहां पर कुल व्यय तो अधिक होता है और कुल आय क्या होती है? कम होती है। और अधिकांश लोकतांत्रिक सरकारों में क्या होती है? यही प्रक्रिया अपनाई जा रही है ताकि कि देश में अधिक से अधिक विकास हो, जन कल्याणकारी योजनाएं अधिक से अधिक चले। तो ये बजटीय घाटा क्या होता है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक के लिए आपको क्या करना है, इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना है, नहीं समझ में आता तो रिवाइंड करना है, दोबारा सुनना है। ठीक है बच्चों, और मेरे साथ बने रहना है। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।